हाँ, मैंने बोला था क्या कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है ऐसा। तो थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूं कि एज्यूम कर लो, देखेंगे हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा तो नहीं रहेगा। एज्यूम इलेक्ट्रॉन्स आर या एनी इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, ऐसा बहुत पढ़ा होगा, एज्यूम करता हूं कि ऐसा होता है तो हेंस इट इज रॉन्ग या हेंस इट इज ट्रू। ठीक, 10th क्लास तक बहुत किया होगा, हेंस प्रूव्ड। यस सर। आ यस जाओ, सर। मैंने बोला सपोज electrons are present inside the nucleus and these are nothing the cell। तो न्यूक्लियस के अगर अंदर है तो मैंने एज्यूम किया। ठीक, अगर एज्यूम कर लिया इनसाइड द न्यूक्लियस है देन, अब देखो, बाद में नोट करना सभी लोग प्लीज। तो न्यूक्लियस जो है, अगर मैं इसका डायमीटर की बात करूं न्यूक्लियस की, तो सभी एटम का न्यूक्लियस जो है वो साइज कुछ ऐसा है, कुछ भी होगा, एक्स में भी एनी नंबर 1 2 3 4 5 2.5 3.6 वट एवर इट इज, बट पावर नॉर्मली 10⁻⁻15 मीटर है। पावर्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। ठीक, तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैं ले रहा हूं हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिया तो क्या होता था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h upon 4 pi। This implies that delta x into mass of electron into delta v upon delta t h upon 4 pi। ठीक, ये सब तुझे कहीं पे जल्दी लिखा हुआ मिलेगा नहीं जो मैं बता रहा हूं, बट important one, somehow it is important one। ठीक, चलो, उसके बाद मैं बोल रहा हूं जो x है तुमने यहाँ पे ले लिया, अच्छा x यहाँ पर भी लिया है, इसलिए सेम लग रहा है, इसलिए x की जगह पर कुछ भी लिख ले, y ले ले, एक्स वाई जेड, y में भी एनी नंबर, इट में बी 2.5, इट में बी 2, इट में बी 5, इट में बी 5.2, वट एवर इट में बी, जो भी है, बट एक नंबर है, क्योंकि सभी का न्यूक्लियस तो सेम होगा नहीं, न्यूक्लियस का डिस्टेंस विल बी, जो न्यूक्लियस का डायमीटर है विल बी डिफरेंट, अगर सभी का डिफरेंट है बट पावर वही है। ठीक है ना, ऐसा। अब आ जाओ सभी लोग, डेल्टा एक्स सपोज मैंने ले लिया, कुछ भी हो जाए, मिनिमम वैल्यू ले लो, मैक्सिमम कितना हो सकता था 9.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻15, किसी का 0.5 होगा इंटू 10⁻⁻15, ऐसा। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लेक्स हम लोगों ने सॉरी m इंटू डेल्टा वी ही लिखना चाहिए ना, न्यूक्लियस। तो मैं फिर से यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ, एटलीस्ट मैंने बना डाला ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को दिखाई दे रहा है, और मैंने यूज कर लिया ऐसा। तो अब यूज करो फिर से, यूज डेल्टा एक्स, दिस इज पेज नंबर 1। ठीक है ना, कुछ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तुम लोग को लगता है तो मैं सबको इधर कर देता हूँ। पेज नंबर 1 के बाद मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। डेल्टा एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू यानी अनसर्टेनिटी, अगर सपोज ये डायमीटर ही है तो इतना है, बहुत होगा तो 9.9 इंटू 10⁻⁹ होगा, जो मुझे नहीं पता है। ठीक, तो इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो। अगर तुमने पुट किया तो y may be any number, mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg, velocity is h, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू पाई, ऐसा ले लिया। चलो भाई, वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाए तो इट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू y इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यही तो है, और भी है। y तो ले लिया, बट 10⁻⁻15 नहीं लिखा था, सॉरी, ये हो गया 10⁻⁻15। अब देखो, सिर्फ इन सब का वैल्यूज कैलकुलेट करके देखो, तो ये आ गया। मैं नीचे का वैल्यू कैलकुलेटर से थोड़ा सा यूज करता हूं। ठीक, अगर मैं कैलकुलेटर यूज किया तो एक ही मिनट, हाँ, सपोज मैंने लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.1, 4 multiplied by 9.1, so it is coming out to be 6.6 into 10⁻⁻34. This is y into 114.2 into 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 46। 46 पावर माइनस में। थोड़ी देर के लिए मैंने लिया 6.6 इंटू 10⁻⁻, अभी ये 12 हो गया, 114.2। y का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? 9.9 या 10 हो जाएगा, यही तो हो सकता है ना? यस सर। तो तुम इसको बना डालो, 6.6 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी 6.6 डिवाइडेड बाई
1.1 इंटू वाई, 2 डेसिमल और भी कम कर दिया तुमने, पावर 10 हो गया भाई। y का वैल्यू मैंने बोला कितना होगा, नंबर ही तो होगा ना, 9.9 तक मैक्सिमम। अगर ये तुमने किया तो ये वैल्यूज मेरे पास पॉइंट में आ गए, एक पावर और कम हो गया, बहुत हुआ तो ऐसा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसका स्पीड स्पीड ऑफ द लाइट से ज्यादा हो जाए। ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसका स्पीड स्पीड ऑफ द लाइट से ज्यादा हो जाए, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है टिल नाउ। तुम लोग आगे चल करके चल करना, डिस्कवर करना, और डिस्कवरी में दिखा देना कि नहीं नहीं कोई ऐसा पार्टिकल है whose speed is greater than speed of the light। पूरा का पूरा साइंस एक तरह से पूरा तुझे पता भी नहीं चलेगा, तू रातों रात कितना धनी हो जाएगा एक केवल एक डिस्कवरी से। जस्ट लाइक अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। उन्होंने डायनामाइट डायनामाइट का डिस्कवरी वगैरह किया था, और फिर बाद में उनके पास इतने पैसे हो गए कि उनके डेथ के बाद भी आज, मैंने ऐसा सुना है, दैट इज नॉट 100% श्योर, लोग बोलते हैं कि वो पैसे के इंटरेस्ट का नोबेल प्राइज दिया जाता है। दैट आई डोंट नो इट इज ट्रू और फॉल्स, बट कहने का मतलब है कि अलॉट ऑफ मनी इज विल बी, मनी इज डिफरेंट मैटर, यू विल डेफिनेट यू विल चेंज द होल साइंस ऑफ टिल नाउ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिख लो, hence our assumption is wrong। जल्दी से ले लो। जल्दी से करो, बहुत सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी ऐसा। साइंस में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएंगे। नोट करो नोट करो, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। बहुत लोगों से पूछते हैं तो लोग वहां से कटने का सोचते हैं। जैसे ही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा या नहीं होगा, कोई कोई लोग बोलते हैं अरे न्यूक्लियस के अंदर जाता है, बहुत फास्ट लेकर निकल जाता है न्यूक्लियस से। तुम लोग ना पूछ लेना किसी से भाई। श्योर, बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है? मतलब ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है ना। नहीं अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक का एजम्पशन यही है कि इन दिस यूनिवर्स इट इज एज्यूम्ड कि कोई भी पार्टिकल लाइट के स्पीड से ज्यादा मूव नहीं कर सकता। श्योर, बट वो प्रूव नहीं है ना, सिर्फ अजम्पशन है, राइट? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एजम्पशन है कि अभी तक ऐसा नहीं है।
सर सो हम अजम्पशन से अजम्पशन को कैसे रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं कर सकते हैं, बट अभी तक का तो ऐसा ही है ना कि कोई भी ओके पार्टिकल नहीं है कि जो उसके स्पीड से ज्यादा मूव कर सकता हो। और अभी तक नहीं है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स आए हैं, जो भी हम लोग का मेजरमेंट है टिल नाउ। सर सो फिर इस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्सेस का कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? किसके? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा सकता न्यूक्लियस के? नहीं जा रहा है वहां पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर जा ही नहीं रहा है, न्यूक्लियस, इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, एनीथिंग सर वो हैविंग क्यों नहीं मास जा कैन रहा नॉट है बी पर? फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइट है। जेड इफेक्टिव और स्पीड ऑफ द लाइट से सोए कुछ कैसे हो, कोई रिलेशन नहीं है। नहीं सर, दो दो सवाल पूछे थे उसने, पहला सवाल का वो और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्ट। Sir, so actually it's not proved, hence it is neither not proved light. Yes, ये मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक हमारा ये एजम्पशन है भाई। अभी भी जो भी चीजें हैं हम लोग, जरूरी तो नहीं है कि जो हमारे यहाँ का साइंस है, सपोज कहीं पर लाइफ है, सपोज मैंने बोला कहीं पर लाइफ है, मैं ये नहीं बोला, ये भी एजम्पशन ही है, तो जरूरी नहीं है कि वहां का और हमारे यहाँ का क्या बोलते हैं साइंस थ्योरी सेम हो। क्या पता उनका अलग अलग वर्किंग है सारी चीजें। और फिर पहली बात, दूसरी बात, तुमने देखा होगा कि चीजें धीरे 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 करके एक दूसरे को रॉन्ग करते हुए जा रहे हैं। तो ये टिल नाउ एजम्पशन ही है। अगर ये एजम्पशन तुम रॉन्ग प्रूव करो, ये एजम्पशन रॉन्ग प्रूव करो तो हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर, गॉट इट। यस। सो हम बोले सर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस, नहीं रे बाबा, न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होते हैं। मैं यही तो प्रूव कर रहा हूँ, तुम प्रैक्टिकली भी बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल है? कैन यू टेल मी? नहीं सर, पार्शली पार्शली। पार्सली भी नहीं है। अच्छा, पार्सली लिखा है, फिर भी पार्सली भी नहीं है। ठीक। सर लेकिन स्पीड के वजह से पार्शली तो होना ही चाहिए था। अरे स्पीड की वजह से पार्सली कैसे बोल लूं? मैं ये जब प्रूफ करके दे रहा हूं कि उसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर अगर आया तो स्पीड विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट। हाँ सर, वो भी है। चलो भाई, नेक्स्ट वन प्लीज। जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं वो कराता जाऊंगा। लिखो, लिखो, एज अ प्रॉब्लम और एज अ आर्टिकल भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। आयोनाइजेशनल एनर्जी 2-3 बार पूछ चुका है हम लोग के पास। चलो भाई, आयोनाइजेशनल एनर्जी अब देखो। एंड व्हाट इज आयोनाइजेशनल एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल मैंने बोला। तो अब देखो, और ये किसके लिए है? यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल में है।
बोर्स एटॉमिक मॉडल में और करना चाहिए था, भूल गया था मैं ये टॉपिक। इन बोर्स एटॉमिक मॉडल तो तुम लोग को लगा होगा कि अरे एजम्पशन ही है और एजम्पशन से ही फिर एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि जो मैं अभी तक एज्यूम करके चल रहा हूँ और उसी पर साइंस अपना बेस्ड है। तो हाइड्रोजन, इसीलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इधर उधर के बुक्स वगैरह पढ़ोगे थोड़ा सा, इट विल बी इंटरेस्टिंग वन। प्रूफ भी नहीं है, रॉन्ग भी नहीं है ना। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए है। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो डेल्टा ई का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज n1 इक्वल्स टू 1। तो दिस इज 13.6 z का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 डेफिनेटली कितना है, 1। वाई एन, n1 इज 1। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया है तो, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया है तो डेफिनेटली इट विल बी इन द फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए n1 का वैल्यू इज 1। फर्स्ट सेल के लिए n1 का वैल्यू इज 1। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2। आ जाओ, मैंने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। निकालने के बाद कहां पे लेकर के गए तुम उसको, निकालने के बाद उसको तुम कहां पे ले गए। अगर निकालने के बाद ये सपोज एटम था और इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहाँ पे रख दिया, तो आयोनाइजेशन का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन को जब तू छोड़ देगा तो फिर से उसी एटम के अंदर पहुंच जाएगा क्या? नो, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो आउटर मोस्ट सेल तक ही था। तुमने उसके बाहर निकाल के रख दिया, मीन्स वो अब इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिटर्न इनटू द एटम अगेन। इसका मतलब क्या हो गया, N2 का मतलब क्या हो गया, एटम। इन्फिनिटी। हाँ, N2 का मतलब हो गया वो इनफाइनाइट को क्रॉस कर गया। इनफाइनाइट किसका, एटम का। और इनफाइनाइट जो 10th क्लास का इनफाइनाइट दिमाग में भर दिया गया ना, वो नहीं समझना है। वो इनफाइनाइट दिमाग में नहीं भरना है कि इनफाइनाइट का मतलब ही होता है बहुत ही लार्ज, जितना सोच नहीं सकते वाला। नहीं, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। मैंने तुमको एक कभी आया था एग्जांपल, मैंने बता करके दिया था इनफाइनाइट का मतलब क्या था। मैंने तुमको बोला था, अगर याद हो एग्जांपल, कि कोई 5 साल का बच्चा है, उसको मैंने बोला उठाने के लिए तो 1 केजी उठा सकता है, लेकिन उसके जगह पे तूने 5 केजी रख दिया तो 5 केजी इज इनफाइनाइट फॉर हिम। अब 5 केजी रख, 6 केजी रख, 7 केजी रख, 1000 केजी रख, इट इज इनफाइनाइट फॉर हिम। लेकिन अगर मैं तुमको बोल दूं तो दैट इज नॉट इनफाइनाइट फॉर यू। वेट के रेस्पेक्ट में तुम, पता चला एक बार में 40 केजी उठा सकता था, बट नाउ 60 केजी इज इनफाइनाइट फॉर यू। तो किसी का बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी इनफाइनाइट हो सकता है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये एटम के बाहर चला गया है, तो N2 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। मैं पुणे में था, यस, और इसको उठा करके ले जा करके दिल्ली में रख दिया एक इलेक्ट्रॉन को, हो गया। मैं उठा करके 5 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया इलेक्ट्रॉन को, अब अंदर नहीं आ पाएगा, हो गया, दिस इज इनफाइनाइट। तो हो गया, दिस इज डेल्टा ई आयोनाइज, क्योंकि एटम के तूने बाहर कर दिया है। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया इनफाइनाइट का स्क्वायर,
1/∞ क्या हो गया? 0। उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो तुमसे IIT नीट में कई बार पूछ चुका है, नीट में तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर था कि इसका हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी इज 13.6, देन व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम 1+ कभी पूछता है, कभी लिथियम 2 पूछता है, कभी बेरिलियम 2 पॉजिटिव पूछता है। हो गया ऐसा, है ना? हीलियम का हुआ हीलियम 1+, जेड का वैल्यू 2 रख देना। लिथियम 2+ रखा तो जेड का वैल्यू 3 रख देना, जेड इज एटॉमिक नंबर। बेरिलियम 3+ रखा, जेड का वैल्यू 4 रख देना, बस। तो ये एक एक बार पूछ चुका है, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का। अब उल्टा सीधा क्या करेगा? रेशियो वगैरह पूछेगा, बस। या तुमसे मैं बोल लूं लिथियम 2+ का x है आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम 2+ का कितना होगा, बस इन टर्म्स ऑफ x। ऐसे उल्टे सीधे प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं। नोट करो प्लीज, फास्ट, नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। डन सर। डन। तो मैं इस पर Done, sir. प्रॉब्लम फ्रेम करता हूं। फॉर हीलियम 1+ आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? 13.6, z का वैल्यू 2 का स्क्वायर, इट इज 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, बस। फॉर लिथियम 2+ आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी पोटेंशियल विल बी 13.6, 3 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या आएगा? उनके जेड का स्क्वायर का रेशियो, बस। हो गया सिंपल सा प्रॉब्लम। Unit will be electron volt. आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस, चलो भाई, अब मैं आता हूं। सर यस, सर जूल्स होगा ना? जूल्स कैसे होगा जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो? 13.6 के टर्म्स में। सॉरी सॉरी। 13.6 लिखा है तो जूल्स, 21.7 इंटू 10⁻⁻⁹ है तो जूल्स। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। मैं आता हूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद। उस पर और टाइप्स के प्रॉब्लम्स वगैरह मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। जे एडवांस वगैरह क्लियर आता तो और भी मैं करवा सकता था। मैं किसी स्क्वायर में, किसी रूम में बोल देता कि कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये सब वो सब चीजें। बट नो नीड टू कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स, दिस इज अ टफ वन। सिंपल, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज। मैं आता हूं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के टर्म्स में, दैट इज साई। स्लाइटली
स्लाइटली बोल दूं, द टफ पार्ट ऑफ द atomic structure, slightly the tough part of the atomic structure, सबसे टफ पार्ट यही है। और ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा तो नहीं किया है, ठीक, क्योंकि ये हमारे इस लेवल पे है भी नहीं। 11th क्लास के लिए मैं बोल दूं तो आईआईटी लेवल पर भी बात करूं तब पर भी थोड़ा सा कमी है, तो ठीक है। बट फिर भी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, वो तो हम लोग देख ही सकते हैं, ठीक है ना। वैसे प्रॉब्लम तो हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग वही करते हैं, स्लोली, धीरे 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 धीरे, वन बाय वन, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह का। चलो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का साई, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एन, एल और एम। इसके तुमको ग्राफ्स वगैरह मिल सकते हैं। सपोज दिस इज साई 1s का ग्राफ, फर्स्ट सेल का, वो भी 1s का, 2s का, 3s का, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में, एंड दिस इज आर, व्हाट इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऐसा रेडियल। मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके आगे। तो फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल, और ये स्फेरिकल है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर ये स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस जीरो हो ही नहीं सकते हैं। डेट्स वाई मैंने लिखवाया था, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होता है इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो होता था या मिनिमम होता था इज कॉल्ड एज नोड, है ना। तो इसमें एक भी नोड नहीं है, इसमें एक भी नोड नहीं है। अगर एक भी नोड नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा। ये है, ये जो है यहां तक फर्स्ट सेल रहेगा बस। सपोज मैं तुमसे बोल दूं, पैराबोला पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास का, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, 10th क्लास है ना। श्रीधराचार्य रूल से मैंने पढ़ा था कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके दो सोल्यूशन आते थे। दो सोल्यूशन का मतलब क्या है? अरे उसने दो बार y का वैल्यू जीरो होगा, दो बार y का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? दो बार x एक्सिस को कट करेगा। तो यहां पर एक बार भी इसका सोल्यूशन नहीं आया, मतलब एक बार x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि तुमको याद हो नोड्स कितने हुआ करते थे, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड l होता था, एंड टोटल नोड्स n माइनस वन होता था, तो जीरो 1s में, है ना। तो लिख लो, लिख लो पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स इन एटम्स। नोट कर लिया? जल्दी से बोलो। एक मिनट सर।
यस सर हो गया। तो दिस इज आर, यानी किसके लिए, साई 2s का ग्राफ है, और ये किसके लिए है, ऐसा 2s के लिए। 2s में कितना होते थे नोड्स, एक। यस, n माइनस One. l माइनस 1। तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो रेडियल नोड्स विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 या 0 माइनस 1, इट इज 1। अगर 1 है तो एक नोड आया। एक नोड का मतलब क्या होता है रे बाबा, एक जगह पे जाकर के कट किया, बस। तो अब देखो, दिस इज ग्राफ ऑफ 2s 3p। 3p को ही निकाल करके देख कितना हो गया, 3 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि l का वैल्यू इतना। तो ये साई 2s के लिए, ये साई 3p के लिए भी वही ग्राफ आएगा। और जो तुमने पीछे पढ़ा है 1s की जगह पर 2p यूज कर, 3d यूज कर, सबके लिए वही आएगा ग्राफ का नेचर। जो फर्स्ट टाइम आ रहा होगा उसका ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा। प्लीज राइट डाउन फास्ट। चाहे तो n का वैल्यू उठा करके देखो जल्दी से। आई थिंक नोट कर लिया, आई थिंक नोट कर लिया, यस। चलो देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको एक, हाँ 1s 2p 3d और 4f का भी यही होगा, बिल्कुल वही होगा दर्शन। मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूं कि कितना टफ हो सकता है। दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द IIT और 2005-6 वगैरह में आया। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा आ जाता है तो, अगर मैं क्यों बोलता हूं कि मुझे नहीं करना है, ये देखो, दिस इज 1 अपॉन ए नॉट। ए नॉट क्या है, व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज बोर्स एटॉमिक रेडियस। बोर्स एटॉमिक रेडियस, बोर्स एटॉमिक रेडियस मैं दिखाता हूं अभी। 3/2 2 माइनस 1 अपॉन ए नॉट e raised to power r अपॉन 2 a नॉट। ये बोलता है सेकंड s ऑर्बिटल का ये इक्वेशन है। ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए जाएगा जो इसका इक्वेशन आएगा। थोड़ा सा टफ है, किसी ने लास्ट स्लाइड बोला था, पहले जल्दी से नोट करो फिर मैं आता हूं इधर। तो मैं क्या बोलना चाहता था, तुमसे ये पूछता है कि फाइंड आउट, मुझको किसी ने लिख करके भी भेजा था इसलिए मैं भेज रहा हूं, बोल रहा हूं। हो गया, तुमसे बोल दे कि सर इसमें से कितने डिस्टेंस पर नोड होगा। अब देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूं कि अगर गलती से, दिस इज बीन आस्क्ड इन IIT एडवांस, IIT के अलावा किसी भी पेपर में रख दिया जाएगा तो आधे लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, स्पेशली इन नीट। इसलिए नीट में अभी ये प्रॉब्लम आने में अभी कम से कम 10 साल लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन KVPY की बात अलग है, आ सकता है। चलो देखो, कोई कुछ मैंने बोला नोट नहीं करेगा। व्हाट इज नोड?
हमने बोला था जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड व्हाट इज साई? साई इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। एरिया वेयर, मैंने बोला एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, यानी वॉल्यूम बोला था, है ना? यानी हमने वॉल्यूम बोला था। और जहां पे मिलने के चांस 0 होंगे वो क्या हो जाएगा? नोड। जहां 0 होगा वही नोड होगा। तो बहुत टफ नहीं है, समझना है। स्क्वायरिंग कर दे बेटा। 1 अपॉन, कुछ ना समझ में आए तो वैसे ही लिख करके स्क्वायरिंग कर दे। ये ले, ये 1 अपॉन ए नॉट है, इसका स्क्वायर किया तो 3 हो गया, 3/2 था। दिस इज 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट। अभी क्या हो गया? स्क्वायर ई रेस टू पावर आर अपॉन ए नॉट हो गया। क्यों? 2 करेगा ऊपर ना भाई, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो बिकम 4, तो ऊपर आया 2r, नीचे बाई 2a था, कट गया। इसको क्या करना चाहिए तुमको? 0, बस खेल खत्म। प्रॉब्लम बिकम सिंपल नाउ। इसीलिए बोला था थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 1 अपॉन 16 और √2 का स्क्वायर इज 2, ये कभी 0 नहीं हो सकता। 1 अपॉन ए नॉट का वैल्यू का क्यूब 0 नहीं हो सकता। क्यों? दिस इज बॉस एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हो गया? दिस इज 0.529 बॉस फर्स्ट रेडियस। एक्सपोनेंशियल ई का वैल्यू इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका वैल्यू 2.714 करके आता है। तो इसके पावर तू कुछ भी रख ले, आर का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 बहुत होगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर अपॉन ए नॉट। ये भी 0 नहीं है, है ना? क्योंकि ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग के पावर कुछ भी रख दे, 0 क्या होगा? 0 नहीं होगा। इट विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ व्हेन आर अपॉन ए नॉट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होगा? आर का वैल्यू तो सेकंड सेल तक ही है, 2s लिया है ना, सेकंड सेल 2 का मतलब। एंड ए नॉट का वैल्यू इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये भी 0 नहीं है बाबा। 0 कौन होगा? अरे मैं ऐसा ले लूं, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल्स टू 0। 0 कौन कौन होंगे? आइदर a, आइदर b, आइदर c, आइदर d। मतलब एटलीस्ट इन तीनों में से कोई ना कोई एक 0 है। दोनों 0 हो सकते हैं, तीनों 0 हो सकते हैं, चारों 0 हो सकते हैं, एटलीस्ट एक 0 तो है। अगर एक 0 है, सब 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा? 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट। A naught. हो गया Okay. बाबा। x का स्क्वायर इज 0, इसका मतलब x का वैल्यू कितना रहा होगा? 0, है ना? x का वैल्यू हाँ 0, सर। मतलब सॉरी, Yes, x sir. स्क्वायर का वैल्यू 0, इसका मतलब x ही 0 रहा होगा। इट मीन्स दैट दिस शुड बी 0।
ए नॉट का वैल्यू कितना है? 0.529। याद है n स्क्वायर बाई जेड। n का वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए, z का वैल्यू 1, इसलिए इतना एंगस्ट्रॉम हो गया बस। यानी 2a पर 2s में नोड मिलेगा इलेक्ट्रॉन का। चलो नोट करो जल्दी से। प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़ा है और दिमाग बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं कि हाफ हो जाएगा देखते ही, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, दिखने में तो इतना टफ है कि तेरा जान निकल जाएगा बेटा, याद रख लेना। दिखने में तो ऐसा है कि लग रहा है कि अब जान निकल जाए तब निकल जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं भाई। दैट प्रॉब्लम वाज इन आईआईटी। Noted. अगर हो गया है तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, हो गया। तो कुछ आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतना डरने वाली बात नहीं होती। आईआईटी भी बहुत टफ नहीं होता है, बस दिमाग का खेल है। जितना आराम से मेंटल स्टेबल रख करके तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैं तुमने देखा होगा पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5-6 प्रॉब्लम टफ होते हैं, लेकिन मैं उतने में तुम लोग की जान निकाल देता हूँ। पेपर हो ऐसा सेट किया जाए कि स्टार्ट के ही 5-6 बिल्कुल टफ रख दिया जाए। तूने पहला किया नहीं आया, दूसरा किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया, चौथा किया नहीं आया, पांचवा किया नहीं आया, बस हो गया तेरा, हो गया खेल। तुमको लगेगा कि मैंने 2 साल तैयारी किया, मुझे एक भी नहीं आ रहा है, और आगे के अपने आप ही नहीं आएंगे। और पता चला कि 7th वाला प्रॉब्लम से लेकर के 45 प्रॉब्लम तक या 20 प्रॉब्लम तक ऐसे थे कि तुझे कॉपी पेन टच करना नहीं था। नो वेदांग, दिस इज टोटली रॉन्ग स्ट्रेटजी कि सर टू कैन वी स्टार्ट बैक ऑफ द पेपर। नहीं, सी दिस इज नॉट कि कोई भी पेपर है, देयर आर सेट्स ऑफ द पेपर। पेपर कैसे होते हैं तुमको पता है। suppose there are in IIT there are suppose 25 questions are same in all papers, but there are 10 sets। सेट 1 में पता चला कि जो तेरा पहला क्वेश्चन है, इनके यहाँ जाकर के वो 24th क्वेश्चन है। दिस माइट बी पॉसिबल। तो दे आर रैंडमली रीअरेंज्ड इन 10 पेपर्स। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि सभी को एक ही टाइप का पेपर मिल रहा है, नो। इसलिए लक है कि तुम्हारे पेपर में कैसा सेट है, उनके पेपर में कैसा सेट है। क्या पता तुम्हारे फ्रेंड को ऐसा पेपर मिला जो 1 से लेकर के 20 तक बिल्कुल सिंपल 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 थे, बाद में जाकर के उसको टफ मिले। वो टफ वाला भी उसमें से 2-4 कर देगा। और तुम्हारा बैड लक था कि 5 पेपर पूरे पेपर में टफ थे और तुमको 1 से लेकर के 4 तक टफ मिल गए। वो तुम्हारा बैड लक था।
तुमको ये लग गया कि पेपर बहुत टफ है, भगवान अब कुछ नहीं हो सकता, और तुमने बिल्कुल होपलेस होकर के छोड़ दिया, गए खत्म। प्लीज, तो ऐसा नहीं रहेगा। हम लोग आते हैं, आ जाओ इधर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ऐसा, तो अब कहीं कहीं पे देखना प्रोबेबिलिटी का ग्राफ वगैरह दिया होगा, तो वो भी देखना। रितायन, ठीक है, रितायन ने पूछे थे ऐसे प्रॉब्लम्स दो दो यस दिन के। सर। सर वो ये वाला, हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी सर। से। वो वाला सम भी समझा था ना आपको जो भेजा था। अभी तो पता नहीं कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए प्लीज। फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of atomic number 42, 42, 50, 100, whatever it may be, if one electron can accommodate maximum 3 electrons। इसके पहले कितना अकोमोडेट करते थे बताओ? Maximum number of electron accommodated by any orbital was 2। 2। अभी 3 बोला है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्ट। Write down electronic configuration of this one. अगर हो गया तो मैं लिखूं। डन। डन साक्षी का हो गया, श्रीकांत का हो गया, अनुश्री सर। का हो डन गया। सर। डन। चलो भाई मैं लिखता हूं तब। डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों ने जैसा पढ़ा है वैसा नहीं है। अगर जो लोग न्यू या नहीं जानते हैं, पहले हम लोग ऐसा लिखा करते थे ना, इसीलिए मेरा लेक्चर बार बार पढ़ते रहना चाहिए, वीडियो देखते रहना चाहिए। तो मैं लिखता था 1s2, बट अब कितना लिखूंगा 1s3। पहले लिखता था 2s2, अभी लिखा 2s3। मैंने एज्यूम किया है ना कि 3 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो, पहले 2 ही होते थे। यस सर। 2p में कितने हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल होते थे, एक ऑर्बिटल में 3 तो 9। 9 सर। यस, 2p9 के बाद 3s3, 3s3। 3p9, 3p9। 4s3 4s3। एंड 3d 5 ऑर्बिटल थे। 3d15। 3d15 देखो कितने हो गए? टोटल अभी तक कितने हो गए? 3 3 3 3 3 9 18
27, 30 एंड 45 हो गया ये तो यहीं पर। अगर 45 सर। हाँ 45 हो रहा है तो तुम यहीं पे कितना लिख दो, बोलो जल्दी से। 3D कितना लिखूं फास्ट? 3D 12, वेरी गुड। 3D 12। बस बहुत 12. टफ था क्या? नो सर। बहुत तो टफ नो सर। No, sir. चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन प्लीज। फाइंड आउट magnetic moment of Fe3 plus. Now problem is what is magnetic moment? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो whenever any charge is moving then there will be generation of electric field and magnetic field. इसीलिए अर्थ भी रोटेट करता है, तो आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे जाकर के अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो सब वैल्यूज वगैरह फॉर्मूले के साथ पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो ये जो रोटेट कर रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और तुमको बाद में बताया जाएगा व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट डिटेल में, बट अभी के लिए डिटेल्ड वर्जन नहीं। हाँ ये फिजिक्स में नहीं है बट मैग्नेटिक मोमेंट है पूरे फॉर्मूले के साथ। Bm इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन, EH/4πm लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा फिजिक्स में। व्हाट इज N? What is N? Number of unpaired electrons. इसका मतलब है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मुझे समझ में आया या नहीं आया देखते रहो, लगे रहो। यही तो कंपटीशन है और यही गेम है कि मुझे आए या नहीं आए, मुझे लगे रहना है। चलो जल्दी बोलो। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, कोई भी नहीं कुछ बोल रहा है। हाँ अच्छा 35 श्रीकांत 35 MB। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये कब था? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स निकाले नहीं गए थे तब के लिए था। नाउ 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन रिमूव्ड। हु विल टेल मी? चलो यहाँ तक आर्गॉन लिख देता हूँ, कौन बार बार लिखे। 18 तक ऑक्टेट इज कंप्लीट। हाँ आर्गॉन के बाद कितना होगा कोई बताएगा क्या? आर्गॉन के बाद कितना होगा? सर वो 4s2 वाला जाएगा। Yes, 3d5 energy है। required to remove an electron from
आउटर 4s. 4s0335. S2. 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इधर से निकाल दिया और 1 इधर से निकाला। अगर तूने 1 इधर से निकाल दिया तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 5, 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू हो गया 5। फिर क्या रह गया? तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस का ऑलरेडी मेरे पास आया है रेसेंट ईयर्स में। तो मैं आगे बढ़ता। चलो भाई, नेक्स्ट मैं अब सभी को कवर कर लिया। अब मैं उल्टा सीधा जाता हूं कहीं पर भी। लिखो प्रॉब्लम, लिखो जल्दी से। पता नहीं मैंने ये कराया है या नहीं कराया है। सपोज दिस इज N1 N2 N3, शायद करवाया है। यहां से यहां तक जंप किया, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले N2 से N3 λ1, यहां से यहां तक के लिए λ2, और यहां से यहां तक जंप किया तो λ3 प्रोड्यूस किया। करवाया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन? यस, वी हैव डन इट। तो अगर डन इट तो डायरेक्ट लिख दिया। चलो नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम फास्ट, सॉरी। नेक्स्ट वन लिखो, an excited state of hydrogen an excited state in the hydrogen atom an excited state in the hydrogen atom, electron returns to its ground state, ठीक है ना? Return to ground state. The wavelength emitted, Sir, can you repeat? the wavelength of emitted photon is lambda. Sir, The can you repeat question? the excited state of any electron in the hydrogen atom returns to the ground state. फिर बोला है the wavelength of emitted photon is lambda. Then principal quantum number of excited state will be. Then principal quantum number of excited state will be. ठीक है? तो क्या होता था? 1/λ equals to R is the Rydberg constant.
the principal quantum number of excited state will be, यही निकालना है, क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, लैम्डा के बाद ये था वेदांग। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n1 का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, हर एक स्टेट दैट इज n, बस। z का वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन है। वन अपॉन लैम्डा इंटू r इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, नॉट n1, इट मस्ट बी n। n1 का वैल्यू 1 रख दिया है तुमने। तो n का वैल्यू निकालना है, इसलिए n को सेपरेट करो। इसके बाद 1 अपॉन n का स्क्वायर लैम्डा r माइनस 1 अपॉन लैम्डा r, रिवर्स करो। अब मैं 2 स्टेप एक साथ लिख रहा हूं। रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद अंडर रूट लिया, r इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ऐसा। मुझे लगता है बहुत टफ जा रहा है लोगों को। क्यों? बहुत टफ जा रहा है क्या? नहीं, मैंने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाया हुआ है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, तो इसमें प्रॉब्लम लिया जाए। Yes, sir. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Einstein photoelectric effect been taught or not? Yes, sir. Yes, तो डेफिनेटली पहले मैं उस पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओह, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्या? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट लास्ट वन। क्या हुआ करता था अगर याद हो? इंसिडेंट लाइट का एनर्जी EI equals to threshold energy of the metal. Now remaining energy will be used in imparting kinetic energy to the electron. वीडियो देखा जाए, वीडियो देखा जाए। एच न्यू इक्वल्स टू आई का एच न्यू नॉट लिखा था प्लस हाफ mv का स्क्वायर लिखा गया था। कई बार वेलोसिटी वगैरह आपका एक्सप्रेशन पूछा गया है। अगर तुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछा गया तो इन केस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एच न्यू आई माइनस लेकर के आया एच न्यू नॉट, नेक्स्ट स्टेप हाफ mv स्क्वायर का 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार में लिख दिया। थोड़ा सा इतना तो हम लोग आ गए हैं 11th क्लास में, दिमाग भी चल रहा है।
ये तो वेलोसिटी वगैरह हो गया, बट मुझे जो प्रॉब्लम करना है, प्लीज राइट डाउन द प्रॉब्लम, प्लीज राइट डाउन द प्रॉब्लम। बहुत फिजिक्स बहुत अच्छा से कराया जाएगा, तो तुमको ये प्रॉब्लम मिलेगा 12th क्लास में। अभी तुमको फिजिक्स तुम्हारा एटम्स और न्यूक्लियाई इतना सिंपल जाएगा, तुम सोच नहीं सकते अब तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारे अदर स्टूडेंट के लिए 12th क्लास वाले फिजिक्स में, महाराष्ट्र बोर्ड, नॉट इन सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट पहली बार पढ़ेंगे, और ये तुम्हारे लिए रिवीजन और 2-2 3-3 बार टेस्ट हो चुका है मुझसे, तो हम लोग के लिए बड़ा अच्छा जाएगा। तो तुम्हारा फिजिक्स का एक तरह से बोल लो चैप्टर तैयार। जल्दी से लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फास्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, मुझे पूरा स्टेटमेंट लिखना है या समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, तो मैं पूरा नहीं लिखूं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, photoelectric emission is observed from is observed from is observed from a metal surface, is observed from a metal surface for frequency nu1 and nu2 of incident ray. Don't worry bhai, this is last problem. इंसिडेंट रेज में मैंने बोल दिया nu1 इज ग्रेटर देन nu2। इलेक्ट्रॉन को मैं इजेक्ट करा रहा हूं बाय पासिंग these two rays nu1 and nu2, in which nu1 is greater than nu2। बोला if maximum kinetic energy, if maximum kinetic energy of ejected photons, no, maximum kinetic energy of photons, sorry, not photons, maximum kinetic energy of photo electrons। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? जो इजेक्ट होकर के जा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स are in ratio of 1:k। k कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। then threshold frequency will be, then threshold frequency न्यू नॉट निकालना है इधर वाला। ठीक है ना? तो मैं खुद सॉल्व करके देता हूं, और जिसको लगता है सॉल्व करना है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इंसिडेंट एनर्जी EI, दिस इज phi प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया? इंसिडेंट एनर्जी माइनस phi इज इक्वल्स टू मुझे phi यानी h न्यू I माइनस h न्यू नॉट, न्यू नॉट को निकालना है। तो फर्स्ट लिखो क्या हो जाएगा?
काइनेटिक एनर्जी इसका फर्स्ट वाले का है ke1, इसका कितना है h न्यू 1 माइनस h न्यू नॉट। तुमने देखा होगा थ्रेशोल्ड ऑफ द मेटल इज ऑलवेज कांस्टेंट। फ्रॉम या फॉर लिखूं तो और भी अच्छा है, फॉर सेकंड रे या रेज के लिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का, h न्यू 1 की जगह पे h न्यू 2। थ्रेशोल्ड बैरियर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट 1। तो बस फिर क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लो क्योंकि इसी का रेशियो दिया है, सिंपल प्रॉब्लम। तो ke1 अपॉन ke2 is equals to h न्यू 1 h न्यू नॉट h न्यू 2 h न्यू नॉट। This is 1 upon k already given। h ऊपर से कट गया, देखो न्यू 1 माइनस न्यू नॉट, न्यू 2 माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट को एक जगह कर लो बेटा, न्यू 2 माइनस न्यू नॉट k1 सॉरी k न्यू 1 k न्यू नॉट, है ना। और तुमसे क्या बोला है प्रॉब्लम में, न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2, इसलिए मैं इधर लेकर के आया न्यू 2 को, और के न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट को ऐसे किया। सो यू विल गेट न्यू नॉट, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, के न्यू 1 माइनस न्यू 2 के माइनस 1 हो गया। अब बोलो किसी को डाउट है तो। No, sir. नहीं है No, sir. तो ठीक है, ये चैप्टर को मैं फिनिश करता। एटॉमिक स्ट्रक्चर को इन फ्यूचर जब भी अब मैं उठाऊंगा तो गैस लॉज को उठाऊंगा, या किसी को लगता है इसमें और भी प्रॉब्लम वगैरह रहेंगे तो मैं वो भी कर दूंगा। Okay, sir. Okay, sir. ठीक।